लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। ये स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 3, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर दे रखा है, दैट इज choose the correct option from the bracket and explain the statement giving reason। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से हमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें हमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज टू प्रिवेंट रस्टिंग अ लेयर ऑफ डैश मेटल इज अप्लाइड ऑन आयरन शीट। अरे बात समझ में, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग आयरन शीट के ऊपर कौन सा मेटल अप्लाई करते हैं, है कि नहीं? तो बेसिकली ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, दैट इज सिंपली जिंक। यहाँ पे क्या आना चाहिए? जिंक मेटल अप्लाई किया जाता है कि नहीं? अरे आपने सुना होगा गैल्वेनाइजेशन, ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग ये जिंक मेटल अप्लाई करते हैं। हमारी बात समझ में? ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट, बेसिकली इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसका रीजन क्या देंगे कि यार इन ऑर्डर टू प्रिवेंट करोजन, जैसे हम लोग आयरन का जो शीट होता है कि नहीं, उसको करोजन से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ये लेयर लगाते हैं जिंक मेटल का। अरे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, द कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट इज डैश रिएक्शन, है कि? तो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे कि आपका जो फेरस है, यार हमें पता है फेरस के ऊपर कितना चार्ज होता है, Fe2 पॉजिटिव होता है कि नहीं? वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो Fe2 पॉजिटिव है, Fe3 पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट होगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, है कि नहीं? तो यहाँ पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इस टाइप का यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। और हमें पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिंपली आपका ऑक्सीडेशन आना चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ लिखो, यहाँ क्या आएगा, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट के दिया, दैट इज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडुलेटेड वाटर डैश ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। यार ऑब्वियस सी बात है, जब आप बेसिकली वाटर के अंदर, मतलब एसिडुलेटेड वाटर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करो तो वाटर बेसिकली ब्रेक डाउन होता है। क्या हो जाता है, जैसे आपके पास वाटर है, मान लो 2 मॉलिक्यूल्स है, क्या करोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, गैसेस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी अलॉन्ग विद ऑक्सीजन गैस। तो इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जा रहा है, मतलब क्या, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, डिकम्पोजिशन, यहाँ दिया है। ऑलराइट, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, है कि नहीं? हरी भाषा में किस तरीके से होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या दिया, एडिशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिएक्शन, है कि नहीं? यार बेसिकली ये किसका एग्जांपल है? यार ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ZnSO4 है और यहाँ पे क्या है, बेरियम क्लोराइड है। तो यार यहाँ पे एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि नहीं? कौन सा रिएक्शन होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट। यार यहाँ पे क्या लिखोगे, डबल, याद दिया होगा ना, डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये रहा। अरे बात समझ, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि यार ये दोनों का आयंस है, ये बेसिकली अपना प्लेस मतलब एक्सचेंज कर लेंगे, स्वैप कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे। यार ये बात समझना, ठीक है, ऑलराइट। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, बहुत ही सिंपल है, और इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है, ऑलराइट। तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है, दैट इज राइट आंसर टू द फॉलोइंग। लेकिन यार यहाँ पे बेसिकली हमें क्वेश्चन दे रखा है, उसके सब क्वेश्चन ए में क्या दे रखा है, दैट इज what is the reaction called when oxidation and reduction takes place simultaneously, explain with one example। अरे बात समझ में, ठीक है। तो यार यहाँ पे बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना है कि नहीं? तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके आंसर लिख रखा है। आइए वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन, है कि नहीं? यार बेसिकली हमें पता है रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन साथ में हो रहा है कि नहीं? दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, सेम टाइम पे हो रहा है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या बोल रखा है, इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन इज रिड्यूस्ड बाय रिडक्टेंट एंड रिडक्टेंट इज रिऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीडेंट, है कि नहीं? एक बार और रीड करते हैं। इन दिस रिएक्शन
ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड बाय रिडक्टेंट एंड रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीडेंट। आ रही बात समझ में, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या दे रखा है, कॉपर ऑक्साइड कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ, प्रोडक्ट क्या दे रहा है, कॉपर प्लस H2, यानी कि आपका वाटर रिलीज हो रहा है। आ रही बात समझ में, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। यानी देखो ध्यान से, उसके पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन लॉस हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट रिडक्शन, है कि नहीं। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब कौन सा एजेंट हो गया, इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीडेंट है कि नहीं। देखो मैंने यहाँ पे साइड में लिख रखा है, ऑक्सीडेंट मतलब क्या, कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्या दिया है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या आपका, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में, यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं, बट लेफ्ट साइड यानी राइट साइड में जा रहे हैं, यानी प्रोडक्ट साइड में क्या है, उसके पास ऑक्सीजन आ चुका है। तो यानी हाइड्रोजन का क्या हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन। तो यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए वो क्या है यहाँ पे आपका रिडक्टेंट है। क्या है, क्या है, क्या है, रिडक्टेंट है। आ रही बात समझ लो, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे सब क्वेश्चन बी की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे सब क्वेश्चन बी के बारे में। आइए देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो सब क्वेश्चन बी में हमें दे रखा है, दैट इज हाउ कैन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन नेमली डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बी इंक्रीज। तो बेसिकली यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, ठीक है, कौन सा रिएक्शन का, जो अपना डिकम्पोजिशन होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, उसको हम कैसे इंक्रीज किया है, उसके रेट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। हमारी बात समझ, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर दे रखा है, क्या दे रखा है उसमें, सबसे पहला पॉइंट दैट इज decomposition of hydrogen peroxide decomposition of hydrogen peroxide into water and oxygen at room temperature is very slow। बेसिकली ये जो डिकम्पोजिशन होता है ना रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, है कि नहीं, तो बेसिकली वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आगे बात समझ, आगे क्या बोलता है, however the rate of this chemical reaction can be increased by adding a catalyst named as मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज MnO2। तो बेसिकली आप इसको कैसे इसके रेट को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे फास्ट कर सकते हो यार। बेसिकली हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि यार जो कैटलिस्ट है कि नहीं, ये हमारे केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है कि नहीं, उसको स्पीड अप कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो बेसिकली आप मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज करोगे तो आपका ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। आ रही बात समझ में। इसका आप चाहो तो केमिकल फॉर्मूला भी लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, है कि नहीं, ये आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, और यहाँ पे आपने क्या यूज किया, देखो ध्यान से, गैसेस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है, रूम टेम्परेचर पर स्लो है, बट यहाँ पे अगर आप मान लो मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज कर लिया, मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो ये आपका रिएक्शन होगा इस तरीके से, बहुत ही स्पीड हो जाएगा। हर बात समझ, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको लिखना है। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे सब क्वेश्चन सी के बारे में। आइए देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, जिसमें हमें दे रखा है दैट इज एक्सप्लेन द टर्म रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिविंग एग्जांपल्स, है कि नहीं। तो बेसिकली हमें क्या कहना चाह रहा है कि आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करो बाय गिविंग एग्जांपल, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है। आइए वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है, हमें पता है ऑलरेडी क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच अंडरगोस बॉन्ड ब्रेकिंग while taking part in a chemical reaction is called as reactant, है कि नहीं यार। बेसिकली हमें ऑलरेडी पता है कि रिएक्टेंट क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर ऐसे सब्सटेंस जो कि टेक पार्ट कर रहे हैं, है कि नहीं, पार्टिसिपेट करते हैं, है कि नहीं, अपना बॉन्ड ब्रेक करते हुए, उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, है कि नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है, द सब्सटेंस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट, है कि नहीं यार। बेसिकली केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, यानी जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, दैट सब्सटेंस इज नथिंग बट योर प्रोडक्ट। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है। क्या दिया एग्जांपल में, सिल्वर नाइट्रेट कंबाइंस विद सोडियम क्लोराइड, और प्रोडक्ट क्या बना रहा है आपका, सिल्वर क्लोराइड अलॉन्ग विद सोडियम नाइट्रेट। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यार हमें पता है, इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग, जो भी रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी आपके लिए मार्क करके रखा है, ये क्या आपका रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड वाले यानी कि जो RHS वाले पार्ट होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे सब क्वेश्चन
डी की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज सब क्वेश्चन डी। आइए देखते हैं क्या दे रखा है सब क्वेश्चन डी में, ठीक है। तो हमें दे रखा है दैट इज एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिएक्शन विद रेफरेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें बेसिकली बताना है यार कौन कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पे डिफाइन किए जाते हैं। हमारी बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए आंसर लिखा है। आइए देखते हैं क्या दे रखा है कि there are two types of reaction with reference to oxygen and hydrogen, namely oxidation reaction। सबसे पहला क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, है कि नहीं। तो ये दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, है कि नहीं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ऑलराइट, आगे आगे क्या दे रखा है, एग्जांपल देना। तो एग्जांपल में क्या दे रखा है, एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसमें क्या दे रखा है, कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, प्रोडक्ट क्या दे रहा है आपका CO2 गैस। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, तो ऑक्सीजन ऐड हो जाता है यानी ऑक्सीजन गेन होता है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन, है कि नहीं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन में क्या दे रखा है, कार्बन कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ और प्रोडक्ट क्या दे रहा है आपका, दैट इज मीथेन, मीथेन दे रहा है। अरे बात समझ में, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे देखो ध्यान से, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड कर रहा है, और गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट रिडक्शन, याद है ना। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सब क्वेश्चन के बारे में। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। तो हम बात कर रहे हैं सब क्वेश्चन ई के बारे में, जिसमें हमें दे रखा है दैट इज एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस इन टू इवेंट्स, नेमली एडिंग NaOH टू वाटर एंड एडिंग कैल्शियम ऑक्साइड टू वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हमें सिमिलैरिटी बतानी है और अलॉन्ग विद सिमिलैरिटी हमें डिफरेंसेस भी बताने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर लिख रखा है मैंने। आइए वन बाय वन समझते हैं। तो यहाँ देखो ध्यान से, मैंने पहली बार तो आपके लिए रिएक्शन दे रखा है। तो रिएक्शन में देखो ध्यान से क्या हो रहा है, आपके पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में है, कंबाइन कर रहा है वाटर के साथ जो कि लिक्विड में है, और प्रोडक्ट क्या दे रहा है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही दे रहा है, बट उसका स्टेट चेंज हो चुका है, वो किसमें हो गया है, एक्वस सॉल्यूशन में हो गया। अच्छा ठीक है, अलॉन्ग विद यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है। अरे बात समझ में, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन कर रहा है वाटर के साथ, प्रोडक्ट क्या दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद हीट। देखो ध्यान से, दोनों भी रिएक्शन में आपका, दोनों भी रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है, दो है। यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट है, यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट आपका सिंगल बन रहा है। देखो ध्यान से, NaOH बना है और क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपका ये दोनों सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग याद किए कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यस सुनो, तो यहाँ पे देखो मैंने सिमिलैरिटी दे रखा है, क्या दे रखा है उसमें, द रिएक्शन ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड with water both result in the formation of single product, hence it is a combination reaction, है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, दोनों भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि नहीं, क्योंकि दोनों में सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट कैसा बन रहा है आपका, सिंगल है कि नहीं, यहाँ दिया है सिंगल प्रोडक्ट। अच्छा नेक्स्ट क्या दे रखा है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज इन बोथ द केसेस, देयरफॉर इट इज आल्सो एन, यहाँ पे एन आना चाहिए, इट इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अरे बात समझ में, ठीक है। देखो यहाँ पे भी हीट रिलीज हो रहा है, यहाँ पे भी हीट रिलीज हो रहा है, तो दोनों भी क्या है, दोनों भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यस और नो, इस तरीके से हम लोग सिमिलैरिटी लिख सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया आपका, डिफरेंसेस। डिफरेंसेस में क्या दे रखा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज कंसीडर्ड एज स्ट्रांग एल्कली, यानी कि आपका जो NaOH है उसको हम अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। यानी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस है कि नहीं, बहुत ही इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, यानी स्ट्रांग बेस है। क्या है, स्ट्रांग बेस है। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया, while aqueous solution of calcium hydroxide is considered as weak alkali। weak alkali इसका मतलब क्या, ये बहुत ही वीक बेस है, पानी में डिसॉल्व करेंगे तो OH माइनस आयंस देगा, बट बहुत ही वीक अमाउंट में देगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस लिखना है। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्या दे रखा है, हमें दे रखा है दैट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो यार बेसिकली हमें 4 टर्म्स दे रखे हैं, जैसे सबसे पहला क्या दिया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, सेकंड क्या है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, थर्ड क्या है, बैलेंस इक्वेशन, वाइल फोर्थ क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है। तो सबसे पहला वाला एक्सप्लेन करते हैं, क्या दे रखा है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, बेसिकली देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, कि द रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, है कि नहीं। बेसिकली आप इस तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हो, उसका स्टेटमेंट। एग्जांपल क्या दिया है यहाँ पे, कि कैल्शियम कार्बोनेट जब आप उसको क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, सो बेसिकली क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा
कैल्शियम ऑक्साइड अलॉन्ग विद CO2 गैस रिलीज हो जाएगा, है कि नहीं सर। यहाँ पे देखो ध्यान से, कैल्शियम कार्बोनेट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं। सो इन दैट केस कौन सा रिएक्शन है, इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, क्या दिया है, when two or more reactant combine to form single product, when two or more reactant combine to form single product in a chemical reaction, वो भी लिख सकते हो, that is also correct, ठीक है, is called as combination reaction, है कि नहीं। इसको क्या बोलते हैं, combination reaction। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, एग्जाम्पल में दिया हमें H2O यानी कि वाटर combines with CO2 गैस, प्रोडक्ट क्या दे रहा है, प्रोडक्ट क्या दे रहा है, दैट इज H2CO3। H2CO3 मतलब क्या, कार्बोनिक एसिड, सिंपली कार्बोनिक एसिड। आ रही बात समझ में। देखो यहाँ पे एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, when two or more reactant combine to form single product, प्रोडक्ट सिंगल बन रहा है कि नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या दिया, बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, the equation in which number of atoms of reactant, now this is very interesting, the reaction in which the equation in which number of atoms of reactant is equal to नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन, है कि नहीं यार। बहुत ही सिंपल है कि आपका रिएक्टेंट साइड में जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके सारे एटम्स इक्वल होंगे, आपके प्रोडक्ट साइड में जितने भी आपके एटम्स हैं उनके। अरे बात समझ में, दोनों के नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। याद करो ये बेसिकली हमारा एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता था, है कि नहीं, उसको ही डिनोट करना चाह रहा है। ऑलराइट, तो बेसिकली यहाँ एग्जांपल क्या दिया है, देखो ध्यान से, N2 यानी कि आपका जो नाइट्रोजन गैस है वो कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ, है कि नहीं, और प्रोडक्ट क्या बना रहा है आपका NH3 यानी कि अमोनिया बना रहा है, क्या बना रहा है, अमोनिया। अब अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंपेयर करना चाहे तो हमें वो इक्वल नजर आएंगे, क्या आएंगे, इक्वल। चेक करके देखते हैं, N2 देखो यहाँ पे N कितना है, 2 है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ प्रोडक्ट साइड में भी नाइट्रोजन 2 है, देखो यहाँ से 2n सा 2n, है कि नहीं, तो यहाँ पे n कितना है, 2 है, ओके। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, हाइड्रोजन देखो 2 3 सा 6 है, यानी 6 के फैक्टर्स में, वही यहाँ पे भी देखो ध्यान से 2 3 सा 6, है कि नहीं, यानी हाइड्रोजन भी क्या है, 6 है, यानी ये ओवरऑल रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। कैसा है, इट इज अ बैलेंस इक्वेशन, ओके। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या दे रखा है आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ क्या दे रखा है, द रिएक्शन इन विच more reactive element takes the place of less reactive element is called as displacement reaction, है कि नहीं। यहाँ क्या कहना चाह रहा है, एक more reactive element एक less reactive element का प्लेस ले लेगा, है कि नहीं यार। एग्जांपल क्या दिया, कॉपर सल्फेट जो कि कंबाइन कर रहा है आयन के साथ, प्रोडक्ट क्या बना रहा है आपका FeSO4 यानी कि आयन सल्फेट, और लास्ट में आपका Cu क्या हो जा रहा है, डिपॉजिट हो जा रहा है। अरे बात समझ में, और रिलीज हो रहा है। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे आयन जो कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो कंबाइन कर रहा है कॉपर को, मतलब उसका प्लेस ले रहा है कि नहीं, यानी वो क्या आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट उसका प्लेस ले रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें दे रखा है दैट इज गिव साइंटिफिक रीजन। क्या दे रखा है, गिव साइंटिफिक रीजन। गिव साइंटिफिक रीजन के साथ क्वेश्चन ए में हमें दे रखा है कि व्हेन द गैस फॉर्म ऑन हीटिंग लाइमस्टोन इज पास थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, है कि नहीं। तो बेसिकली हमें क्या कहना चाह रहा है कि जब आप लाइमस्टोन को यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो आपका एक गैस रिलीज होता है, CO2 गैस रिलीज होता है, ठीक है। जब उस गैस को आप फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर के साथ यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू पास करोगे तो आपका एक वो जो लाइम वाटर है ना वो आपका मिल्की हो जाता है। क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। इसके पीछे का क्या रीजन है, तो यार क्या रीजन है, इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, ठीक है। तो यार वन बाय वन रीड करते हैं क्या दे रखा है। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है दैट इज व्हेन लाइमस्टोन इज हीटेड कैल्शियम ऑक्साइड अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म। बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे, देखो यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है, मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखा है, क्या लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट उसको हम हीट कर रहे हैं, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है कि नहीं। तो आप इसको हीट करोगे तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, देखो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड, है कि नहीं। यहाँ पे क्या दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है कि नहीं, यहाँ CO2 गैस भी रिलीज हो रहा है, ओके। तो इस तरीके से हो रहा है। अब यहाँ के आगे क्या दे रखा है, इफ वी पास दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड lime water it forms calcium carbonate along with water। तो बेसिकली इसका भी मैंने रिएक्शन दे रखा है, क्या बोल रहा है कि आपने आपके पास है फ्रेशली प्रिपेयर, मान लो क्या है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें आप क्या पास करोगे, यहाँ पे जो CO2 गैस बना है उसको आप पास करोगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद वाटर, है कि नहीं। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से आपका जो लाइम वाटर है जो क्या है
मिल्की हो जा रहा है। क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है। लास्ट में क्या दिया? एज अ रिजल्ट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अरे बात समझ में, ठीक है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं सब क्वेश्चन बी की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे सब क्वेश्चन बी के बारे में। आइए देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, जिसमें हमें दे रखा है दैट इट टेक्स टाइम्स फॉर पीसेस ऑफ शाहबाद टाइल्स टू डिसअपियर इन HCl बट इट्स पाउडर डिसअपियर रैपिडली। यार इसका क्या मतलब हुआ? यार हमने ऑलरेडी पढ़ा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप पीसेस ऑफ शाहबाद टाइल्स को आप बेसिकली रिएक्ट करवाओगे HCl के साथ, है कि नहीं, तो शाहबाद टाइल्स जो है वो डिसअपियर होता है कि नहीं। बट वो कैसे डिसअपियर होता है? स्लोली होता है। अच्छा, अगर आप वही पीसेस को, मतलब जो आपके पीसेस थे शाहबाद टाइल्स, उसको अगर आप पाउडर के फॉर्म में मतलब रिएक्ट करवाओगे तो वो बहुत ही रैपिडली आपको क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। इसका पीछे का क्या रीजन है उसको हमें लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। आइए वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। क्या दे रखा है? सबसे पहला पॉइंट दैट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट। यार ऑब्वियस सी बात है, हमने सीखा है जो आपका केमिकल रिएक्शन का रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट, है कि नहीं। तो आपके पार्टिकल्स हैं उनके साइज पे डिपेंड करता है। यस और यस। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? इफ द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट इज स्मॉल, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इफ द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट इज स्मॉल देन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज फास्ट। अगर आपका साइज बहुत ही छोटा रहेगा, है कि नहीं, तो आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, एब्रप्ट हो जाएगा। आगे क्या बोलता है? इफ द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट इज लार्ज देन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज स्लो, है कि नहीं। यार बेसिकली आपका उसी का ऑपोजिट है कि नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? आगे क्या दे रखा है? इन द रिएक्शन ऑफ पीसेस ऑफ शाहबाद टाइल्स विद HCl CO2 effervescence is formed which disappears the tile slowly। मतलब जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे, है कि नहीं, मतलब शाहबाद टाइल्स के पीसेस को आप रिएक्ट करवाओगे HCl के साथ, तो आपका CO2 effervescence, CO2 के बबल्स बनेंगे, है कि नहीं, जो कि आपको डिसअपियर करवाएंगे। किसका? टाइल्स धीरे धीरे डिसअपियर होते जाएगा। अच्छा, while in case of powder it disappear rapidly, है कि नहीं। यार यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आप जो आपका शाहबाद टाइल्स है अगर उसका आप पीसेस करके डालोगे, है कि नहीं, उसको पाउडर फॉर्म में डालोगे, पीसेस नहीं पाउडर फॉर्म में डालोगे, है कि नहीं, तो उस केस में क्या होगा? आपका रेट ऑफ साइज छोटा हो गया। साइज छोटा मतलब क्या? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो वो बेसिकली आपका जो टाइल्स है रैपिडली एज अ रिजल्ट क्या होगा? डिसअपियर होने लगेगा। अरे बात समझ में, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे सब क्वेश्चन सी की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे सब क्वेश्चन सी के बारे में। आइए देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, जिसमें हमें दे रखा है दैट इज while preparing dilute sulfuric acid from concentrated sulfuric acid in the laboratory, the concentrated sulfuric acid is added slowly to water with constant stirring। Now this is very important, है कि नहीं यार। बेसिकली हमें लेबोरेटरी में जब हम प्रिपेयर करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सो बेसिकली हमें रिकमेंड किया जाता है कि आप क्या कीजिए कि आप स्लोली स्लोली वहाँ पे ऐड कीजिए, है कि नहीं। क्या ऐड कीजिए? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्लोली स्लोली वाटर में ऐड कीजिए। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऑलरेडी आपके लिए आंसर लिख रखा है। आइए वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। क्या दे रखा है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड large amount of water is taken in a container because it is an extremely exothermic process। Now this is very important point। क्या दे रखा है कि बेसिकली आपका जो प्रिपरेशन होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, है कि नहीं, वहां पे बेसिकली हम लार्ज अमाउंट में वाटर लेते हैं कंटेनर के अंदर, ग्लास के कंटेनर के अंदर, है कि नहीं। क्यों लेते हैं इतना लार्ज अमाउंट में वाटर? बेसिकली क्योंकि ये एक एक्सट्रीमली एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है कि नहीं। आगे क्या कहना चाह रहे हैं? लेटर ऑन स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड slowly with constant stirring, as a result only small amount of heat is liberated, है कि नहीं यार। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि आप स्मॉल अमाउंट में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करोगे स्टर करते हुए, है कि नहीं। क्या करोगे? ऐड करोगे वाटर के अंदर, है कि नहीं। वाटर के अंदर आप स्मॉल अमाउंट में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे, ठीक है। ये बेसिकली आपका एक डाइल्यूशन का प्रोसेस हो रहा है कि नहीं। आप ऐसे स्लोली स्लोली ऐड करते जाओगे ताकि स्मॉल अमाउंट में ही हीट लिबरेट होगी, है कि नहीं। ऑलराइट, आगे क्या बोलता है? ऑन द अदर हैंड डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर, a large amount of
यहाँ अ आना चाहिए, यहाँ पे लिख लो ऐसे, है ना। A large amount of heat is released which may cause an accident in laboratory, है कि नहीं यार। बेसिकली अगर आप concentrated sulfuric acid को मतलब ज्यादा अमाउंट में डाल दोगे तो एक ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, इसकी वजह से आपका लेबोरेटरी के अंदर एक्सीडेंट भी क्रिएट हो सकता है। हरी बात समझ में, ठीक है। आगे क्या करना चाहते हैं, हेंस इट इज रिकमेंडेड टू ऐड concentrated sulfuric acid to water slowly and with constant स्टोरिंग। अरे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है। अगर आप इसे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे सब क्वेश्चन डी के बारे में। आइए देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, जिसमें हमें दे रखा है इट इज रिकमेंडेड टू यूज एयरटाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम, है कि नहीं। बेसिकली यहाँ क्या कहना चाह रहा है, ये जो आपका ऑयल है, ठीक है, उसको हमें रिकमेंड किया जाता है कि आप क्या करो कि एयरटाइट कंटेनर में वहां पे स्टोर करो, है कि नहीं। नॉर्मली एयर में स्टोर मत करो। एयर में स्टोर करने की वजह से क्या होता है कि उसका एक एयर ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि बैड स्मेल आने लगता है उसमें। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके आंसर लिखा है। आइए वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, दैट इज इफ ऑयल इज अलाउ इन एयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट अंडरगोस एयर ऑक्सीडेशन। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपने बेसिकली अलाउ कर दिया एयर के अंदर, तो ऑयल का क्या हो जाएगा, एयर में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है कि नहीं। ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आगे क्या बोलते हैं, ड्यू टू दिस इट बिकम्स रैंसिड एंड इट्स स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, है कि नहीं। मतलब इसके एयर ऑक्सीडेशन होने की वजह से, उसका जो स्मेल है, उसका जो टेस्ट है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। ऑल राइट, आगे क्या बोलते हैं, rancidity in foodstuff can be prevented by using antioxidant. Now this is interesting. And rancidity को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। आगे क्या बोलते हैं, एंड इट कैन बी स्लो डाउन बाय स्टोरिंग इट इन अ एयरटाइट कंटेनर। अरे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है। अगर आप इसे लिखना है तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है, दैट इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन विद एक्सप्लेनेशन। देखो यहाँ पे हमें एक पिक्चर दे रखा है, इसके बेसिस पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हो रहे हैं उन्हें लिखना है अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए आंसर लिख रखा है। आइए वन बाय वन समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या दे रखा है, द रस्ट इज फॉर्म बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, है कि नहीं। यहाँ पे देखो आंसर रस्टिंग ऑफ आयन हो रहा है। यहाँ पे देखो वाटर ड्रॉपलेट है, ये आपका रस्ट बना है, ये आपका मेटल है कि नहीं। और सराउंडिंग में एयर भी है आपका। अरे बात समझ में, ठीक है। ऑल राइट, तो देखो ध्यान से क्या लिखा है आंसर में, द रस्ट इज फॉर्म बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, है कि नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब कुछ कुछ रीजन ऐसा एनोड एक्ट करते हैं और ऐसा कैथोड एक्ट करते हैं। आगे देखो क्या दिया है, इन विच द डिफरेंट रीजन ऑफ मेटल एक्ट एज एनोड एंड कैथोड, है कि नहीं यार। वही चीज मैंने बोला कि कुछ रीजन एनोड एक्ट करेगा ऐसा, और कुछ रीजन ऐसा कैथोड एक्ट करेंगे। आगे देखो क्या दिया है, सबसे पहला रिएक्शन दे के रखा है। देखो नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। देखो यहाँ से सबसे पहला रिएक्शन क्या हो रहा है कि Fe is oxidized to Fe2+ इन द एनोड रीजन। देखो ध्यान से, आपका एनोड रीजन है कि नहीं। एनोड रीजन पे क्या होता है, हमेशा ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है। देखो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe2+ आयंस में बेसिकली अपना आयंस कन्वर्ट होते जा रहा है कि नहीं। ऑल राइट, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या दिया आपका, ऑक्सीजन इज रिड्यूस टू फॉर्म वाटर इन द कैथोड रीजन, है कि नहीं। कैथोड रीजन देखो ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, ये रिड्यूस होगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ पे, मान लो यहीं पे कहीं पे भी लिख दो यार, है कि नहीं। ऑक्सीजन है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या होता जाएगा, यहाँ से रिड्यूस होते जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग है ना, एटमॉस्फेयर में क्या अपना ऑक्सीजन है कि नहीं। ऑलराइट, तो ऑक्सीजन क्या होगा, ये सराउंडिंग में जो कि प्रेजेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्या बनने के लिए, टू फॉर्म वाटर इन द कैथोड रीजन, है कि नहीं। ऑलराइट, तो देखो ध्यान से आगे क्या करना है। तो इसका रिएक्शन क्या दे रखा है, ऑक्सीजन कंबाइंस कर रहा है 4H+ आयंस के साथ, और 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन कर रहा है, और प्रोडक्ट क्या बना रहा है आपका, H2 यानी कि वाटर बना रहा है। क्या बना रहा है, वाटर, है कि नहीं। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन को उसने गेन किया है, मतलब क्या, रिडक्शन हुआ है कि नहीं। और ये कहाँ पे हो रहा है, कैथोड रीजन पे हो रहा है। देखो ध्यान से, सेकंड रिएक्शन जो हो रहा है, ये क्या है आपका, इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। देखो फर्स्ट वाला भी रिडक्शन ही है, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। आधी बात समझ में। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया,
When Fe2 plus ion migrate from anode region, it react with water. Now this is very interesting. Fe2 plus ion क्या हो रहा है? माइग्रेट कर रहा है एनोड रीजन से और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वाटर के साथ. आगे क्या बोलता है? फर्दर गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म Fe3 प्लस आयन. मतलब यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि जो Fe2 प्लस आयन आपका बना है ये माइग्रेट करेगा, एनोड रीजन से माइग्रेट करेगा और माइग्रेट करते वक्त ये बेसिकली और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी इसका एक और इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा. यानी ये आपका फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है, यानी Fe2 प्लस से Fe3 प्लस आयंस में कन्वर्ट हो रहा है. और कैसे होगा? एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है उसको लूज करके. आ रही बात समझ में? और राइट आगे क्या बोलता है? अ रेडिश कलर हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म फ्रॉम Fe3 प्लस आयंस. इट इज कॉल्ड एज रस्ट. इट इज कॉल्ड एज रस्ट. आ रही बात समझ में? ठीक है. तो बेसिकली आपका जो Fe3 प्लस आयंस है, जैसे Fe2 प्लस आयन कन्वर्ट हो गया Fe3 प्लस आयन में. अभी जो Fe3 प्लस आयन है ये क्या करेगा? ये बेसिकली रिएक्ट करेगा वाटर के साथ. यहाँ पे देखो कैथोड रीजन में जो वाटर बना था उसके साथ रिएक्ट करेगा, है कि नहीं? तो उसके साथ रिएक्ट करने के बाद एक नया केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रस्ट. क्या बोलते हैं? रस्ट. देखो यहाँ नीचे रिएक्शन दे रखा है Fe3 प्लस आयन, है कि नहीं? कंबाइन कर रहा है वाटर के साथ और प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका? क्या बन रहा है? रस्ट. यानी कि Fe2O3 डॉट H2O, है कि नहीं? आपका बेसिकली क्या है यहाँ पे? हाइड्रेटेड ऑक्साइड, है कि नहीं? मतलब यहाँ पे वाटर भी अवेलेबल है और ऑक्साइड बना है कि नहीं? और राइट. तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है. आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है. ठीक है. अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो. फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है. आइए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में. आइए देखते हैं क्या दे रखा है. ठीक है. सो हमें क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दे रखा है, दैट इज आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन द रिएक्टेंट दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो यार बेसिकली क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दे रखा है. क्या दे रखा है? हमें 4 टाइप्स की बेसिकली क्या दिए रिएक्शन दे रखा है, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है वाइल कौन कौन से रिएक्टेंट का रिडक्शन हो रहा है. ठीक है. ऑलराइट. तो सबसे पहला वाला रिएक्शन ऑब्जर्व करते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जो आयन है कंबाइन कर रहा है सल्फर के साथ. किसके साथ कर रहा है? आयन कंबाइंस विद सल्फर. प्रोडक्ट क्या बना रहा है आपका? आयन सल्फेट, है कि नहीं? आयन सल्फेट बन रहा है. अच्छा. तो बेसिकली यहाँ पे जो आयन सल्फेट ये जो बना है कि नहीं? अगर मैं इसके ऊपर चार्ज देना चाहूँ, जैसे यहाँ पे आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है? +2 चार्ज है. वाइल सल्फेट के ऊपर कौन सा चार्ज है? -2 चार्ज है कि नहीं? +2 -2 क्या हो गया? बैलेंस हो गया, है कि नहीं? ये इनकी वैलेंसीज होती है. क्या होती है? इनकी वैलेंसीज होती है कि नहीं? ऑलराइट. ठीक है. तो यहाँ पे अब इजीली आप इसको क्या कर सकते हो? मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो. देखो ध्यान से, यहाँ पे आयन Fe है, किसमें कन्वर्ट हुआ? Fe2 प्लस में. Fe से Fe2 प्लस में. तो देखो ध्यान से, इसका अगर मैं नेट रिएक्शन लिखना चाहूँ, यहाँ पे देखना ध्यान से, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. जैसे यहाँ पे आयन क्या कर रहा है? कन्वर्ट हो रहा है Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है. तो कैसे कन्वर्ट होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. यस और नो? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. ओके. नाउ नेक्स्ट सल्फर क्या कर रहा है? जैसे सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया गया है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 2 नेगेटिव चार्ज आएगा. अरे बात समझ में? ठीक है. तो इन दोनों जब एक आयनिक बॉन्ड इनके बीच में बनेगा, है कि नहीं? और ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे. ठीक है. इस तरीके से रिएक्शन हो रहा है. तो ये आयन का यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आयन का क्या हो रहा है? आयन का क्या हो रहा है? यहाँ पे आयन का क्या हो रहा है? जैसे कि ऑक्सीडेशन. या सुनो, आयन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लूज किया. अच्छा. नेक्स्ट सल्फर की बात करते हैं. सल्फर क्या कर रहा है? सल्फर यार इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. तुम्हें पता है कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन, है कि नहीं? नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब क्या? नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब रिडक्शन. इट इज अ रिडक्शन. ओके. नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड रिएक्शन क्या दे रखा है? सिल्वर ऑक्साइड बेसिकली इसको हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो आपको 4 सिल्वर मिल रहा है, यानी Ag मिल रहा है अलॉन्ग विद O2 गैस रिलीज हो रहा है. ठीक है. देखो यहाँ से, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो गया. ऑक्सीजन का लॉस मतलब क्या? इट इज अ रिडक्शन, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या सिल्वर ऑक्साइड का क्या हो गया? रिडक्शन, है कि नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या हो गया? लॉस हो गया ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट क्या दिया? मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन. प्रोडक्ट क्या दे रहा है आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड, है कि नहीं? देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं था, ऐड हो गया ना यहाँ पे प्रोडक्ट साइड. मतलब क्या हो गया? इट इज अ यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, है कि नहीं? बट किसका हुआ? मैग्नीशियम का. करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में क्या हो गया? उसके पास ऑक्सीजन आ गया, यानी गेन हो गया. ओके. नेक्स्ट क्या दिया है?
निकल ऑक्साइड कंबाइंस विद H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, आपका प्रोडक्ट क्या दे रहा है, निकल अलॉन्ग विद H2 यानी कि वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो रिएक्टेंट दिए, तो यार निकल ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, निकल में। निकल ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, निकल में। सो बेसिकली निकल ऑक्साइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, मतलब निकल यहाँ पे क्या है आपका, निकल का क्या हो रहा है, निकल ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या, रिडक्शन। वाई H2 की बात करें अगर हम, H2 के पास यानी हाइड्रोजन गैस के पास ऑक्सीजन है क्या, नो, बट यहाँ पे आ गया, मतलब उसका क्या हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इट इज अ ऑक्सीडेशन। अरे बात समझ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिंपली आइडेंटिफाई करना है। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है। ये फर्स्ट वाला थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे करना है। ठीक है, और राइट, बाकी सब तो इसी, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है दैट इज बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन स्टेप वाइज। इसमें सब क्वेश्चन ए में हम बात कर रहे हैं। देखो उसमें हमें क्या दे रखा है, डाइसल्फ्यूरिक एसिड कंबाइंस विद वाटर, और हमें प्रोडक्ट क्या दे रहा है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है उसका फॉर्मूला क्या दे रखा है, H2S2O7 है कि नहीं, जो कि लिक्विड स्टेट में कंबाइन कर रहा है वाटर के साथ, और प्रोडक्ट क्या दे रहा है आपको, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड है कि नहीं। ऑलराइट, तो इसे हमें स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करना है। हमें कैसे पता चलेगा ये बैलेंस है कि नहीं, बाय कंपेयरिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड टू दैट ऑफ प्रोडक्ट साइड, है कि नहीं। आप दोनों साइड के नंबर ऑफ एटम्स को कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हमें कैसे पता चलेगा ये बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं। देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑक्सीजन 7, यहाँ एक 8 है कि नहीं, रिएक्टेंट में 8 है, और यहाँ पे कितना है, 4 है। तो बेसिकली दिख के समझ में आ रहा है कि एक अनबैलेंस इक्वेशन, जिसको फिर भी स्टेप नंबर 1 क्या कहता है हमारा बैलेंसिंग का। ठीक है, स्टेप नंबर 1 यहाँ मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, क्या दे रखा है, स्टेप नंबर 1 कहता है कि राइट द एज इट इज इक्वेशन, जो भी इक्वेशन आपको दिया है उसको एज इट इज लिखिए। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख दिया। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है कि राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, है कि नहीं। आप पूरे एक टेबल बना दिया है मैंने ऑलरेडी आपके लिए। यहाँ पे देखो एलिमेंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स है आपके, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, है कि नहीं, यही 3 एलिमेंट है। नेक्स्ट, इसके नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड कितने, सल्फर के रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स है कि नहीं, व्हाइल दैट ऑन सल्फर के एटम इन प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 1। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये अनबैलेंस इक्वेशन है कि नहीं। तो देखो इस तरीके से मैंने सारे एटम्स के लिखे हैं। नीचे रीजन स्टेटमेंट क्या दिया है, since number of atoms of reactant is not equal to number of atoms of product, therefore the above equation is an unbalanced equation। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। इसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है कि हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी बैलेंस कर दिया है। कैसे बैलेंस किया, तो आपका प्रोडक्ट साइड में जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स है सबको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है कि नहीं। सबको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हुआ क्या कि आपके LHS और RHS यानी आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के नंबर ऑफ आइटम्स क्या हो गए, सेम हो गए, है कि नहीं। तो सेम हो गए, देखो ध्यान से, इसलिए लास्ट में क्या लिख दोगे, है हियर नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ प्रोडक्ट, देयरफॉर द अबव इक्वेशन इज बैलेंस इक्वेशन। और स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है कि जो आपका बैलेंस इक्वेशन अगर हो गया है, फाइनल हो गया, तो उसको एज इट इज आप यहाँ पे लिख सकते हो, है कि नहीं। देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा, है कि नहीं, प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में आपने सबके साथ किससे मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आंसर लिखा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे सब क्वेश्चन बी की तरफ। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं सब क्वेश्चन बी के बाद में। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। तो सब क्वेश्चन बी में हमें दे रखा है, एक रिएक्शन दे रखा है दैट इज SO2 जो कि गैसेस स्टेट में, है कि नहीं, सल्फर ऑक्साइड जो कि आपका गैसेस स्टेट में कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, यानी कि H2S के साथ, जो कि एक्वस में है। और प्रोडक्ट क्या दे रहा है आपको, सल्फर सॉलिड में है सल्फर आपका अलॉन्ग विद H2O जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है हमें, सबसे पहली बात तो चेक करेंगे बैलेंस है कि नहीं, है कि। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो यहाँ पे सल्फर कितना है रिएक्टेंट साइड में, 1 + 1 2 है, और प्रोडक्ट साइड में बेसिकली यहाँ पे है खाली 1। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, द अबव इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, अनबैलेंस है तो बैलेंस करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है कि आप सबसे पहले एज इट इज इक्वेशन को लिख लो।
तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है कि नहीं। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, राइट द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, है कि नहीं। तो सारे आइटम्स मैंने यहाँ लिख दिए, देखो ध्यान से कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पे, सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कौन कौन सा है, सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो ध्यान से सल्फर रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2 है कि नहीं, कितना है 2, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया। इस तरीके से आपको सारे लिखने हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, यहाँ रीजन एक स्टेटमेंट लिखना है आपको। क्या लिखना है, एक स्टेटमेंट। देखो यहाँ से स्टेप नंबर 2 में एक स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया, सिंस द नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट हेंस इट इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखना है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, अगर ये इक्वेशन आपका अनबैलेंस है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करोगे, स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, टू बैलेंस सल्फर एटम। यहाँ पे एक टेबल बना दिया आपने, कैसे बनाया, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सल्फर आइटम दे रखे हैं इनिशियल, यानी रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड में इनिशियली कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में इनिशियली कितने हैं। देखो यहाँ से रिएक्टेंट साइड में आपके पास सल्फर के आइटम 2 हैं, है कि नहीं, प्रोडक्ट साइड में सल्फर के आइटम 1 है, तो यहाँ पे देखो 1 लिखा है। नेक्स्ट बैलेंस कैसे किया, इंटू 2 कर दिया, है कि नहीं। प्रोडक्ट साइड को अगर मैं इंटू 2 कर दूं तो सल्फर के आइटम बैलेंस हो गए, ओके। अब बैलेंस होने के बाद द इक्वेशन बिकम्स SO2 प्लस H2S will now give you 2S plus H2O, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका ये रिएक्शन हो गया। अभी फिर से चेक करेंगे बैलेंस है कि नहीं, है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन है 1, तो ऑक्सीजन एटम बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा। नाउ टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम, नाउ टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम, फिर से हमारा वो टेबल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बना दिया है। ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में किसके पास है, आपका SO2 के पास है कि नहीं, H2S के पास तो है नहीं, तो यहाँ पे SO2 लिख दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन आइटम प्रोडक्ट साइड में आपके पास H2O के पास है तो वहां पे H2O लिख दिया। नेक्स्ट इनिशियली कितने थे, SO2 के पास ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 1, तो 1 into 2 किया, बैलेंस हो गया, है कि नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे क्या बोलते हैं, द इक्वेशन बिकम SO2 plus H2S now give you 2S plus 2H2O, है कि नहीं। अभी भी चेक करेंगे क्या है इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। हाइड्रोजन कंपेयर करो, यहाँ रिएक्टेंट में कितने हैं 2 है, प्रोडक्ट में कितने हैं 4 है कि बैलेंस है नहीं, तो फिर से बैलेंस करना पड़ेगा हाइड्रोजन आइटम। यहाँ पे क्या लिखा, नाउ टू बैलेंस हाइड्रोजन आइटम, नाउ टू बैलेंस हाइड्रोजन आइटम, फिर से यहाँ टेबल आ गया। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन किसके पास है, किसके पास है, H2S के पास है, ये सुनो H2S के पास। अच्छा, प्रोडक्ट साइड में किसके पास है, वाटर के पास, तो यहाँ पे लिख दिया। इनिशियली आपके पास 2 थे, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन और प्रोडक्ट साइड में 4 थे, तो 2 into 2 कर दिया, 4 हो गए, यानी बैलेंस हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे हुआ क्या, द इक्वेशन बिकम्स SO2 plus 2H2S now gives you 2S plus 2H2O। आगे क्या बोलता है, here the number of S atom यानी सल्फर एटम in both side of, here number of S atom यानी कि सल्फर एटम in both side is not same, therefore to equalize them replace 2S with 3S, है कि नहीं। यहाँ पे देखो ध्यान से, रिएक्टेंट साइड में S कितने हैं आपके 3 हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड में 2 है, आपका सेम है क्या, नहीं, तो उसको इक्वलाइज करने के लिए 2S को हटा करके आप क्या रिप्लेस कर दो, 3S रिप्लेस कर दो। अच्छा, 3S रिप्लेस करने के बाद आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस होने के बाद लास्ट में स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है कि आप बेसिकली क्या करो कि आपका जो इक्वेशन बैलेंस हो चुका है उसको एज इट इज लिख दो। और ये बात समझ में, देखो यहाँ से बैलेंस इक्वेशन क्या लिखा है हमने, SO2 plus 2H2S will give you 3S, इसको रिप्लेस किया ना along with 2H2O। तो इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे सब क्वेश्चन सी की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे सब क्वेश्चन सी के बारे में। आइए देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए रिएक्शन लिख रखा है, इसमें हमें दे रखा है दैट इज सिल्वर जो कि सॉलिड स्टेट में कंबाइंड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गिव यू द प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट दे रहा है, दैट इज सिल्वर क्लोराइड along with हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस तरीके से हमें दे रखा है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये बैलेंस इक्वेशन है कि अनबैलेंस है कि नहीं। अगर अनबैलेंस रहेगा तो बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो यार यहाँ पे हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपका कौन सा इक्वेशन है, इट इज अ अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, राइट द स्टेप एज इट इज। देखो मैंने यहाँ रिएक्शन लिख रखा है। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है कि राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, है कि तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए आइटम्स लिख रखे हैं। देखो ध्यान से, कौन कौन से आइटम से बना है, सिल्वर, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स के मैंने आइटम्स यहाँ पे लिख रखे हैं, है कि नहीं। सिल्वर रिएक्टेंट में कितना है 1, प्रोडक्ट में है 1, बैलेंस है नो डाउट। क्लोरीन कितना है, रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में भी है 1, वहां पे भी क्लियर है, ठीक है। हाइड्रोजन लेकिन अनबैलेंस, हाइड्रोजन क्या है, अनबैलेंस, है कि नहीं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है कि नहीं, यहाँ 2 है।
ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखोगे? सिंस नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट is not equal to that of product, hence it is an unbalanced equation, है कि नहीं? ये कौन सा इक्वेशन है? It is a unbalanced equation. स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है? टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम, यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? हाइड्रोजन एटम, है कि नहीं? यहाँ हाइड्रोजन एटम को बैलेंस कर दो। अच्छा, यहाँ हाइड्रोजन एटम किसके पास है? रिएक्टेंट में HCl के पास है और प्रोडक्ट में किसके पास है? हाइड्रोजन गैस के पास। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए मेंशन कर रखा है। देखो ध्यान से, इनिशियली हाइड्रोजन एटम किसके पास है? पहली बात तो HCl के पास, और कितना है? कितना अमाउंट कितना है? 1 है, यहाँ 1 लिखा है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट में कितना है? 2 है, तो यहाँ 2 लिखा है। अब 1 को हम 2 बना सकते हैं, सुनो, तो 1 into 2 किया, यानी आपका इक्वेशन क्या बन गया? इक्वेशन क्या बन गया? द इक्वेशन बिकम्स Ag combines with 2HCl और प्रोडक्ट क्या दे रहा है आपका? AgCl along with हाइड्रोजन गैस। नाउ यहाँ पे क्या ये आपका बैलेंस इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो क्लोरीन आइटम 2 है और यहाँ पे 1 ही है कि नहीं? नाउ टू बैलेंस क्लोरीन आइटम, आप देखो यहाँ से फिर से अपना वही टेबल चलने वाला है कि नहीं? तो यहाँ पे मैंने बना दिया। ऑलराइट, तो रिएक्टेंट में Cl किसके पास है? आपका HCl के पास है कि नहीं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास है। प्रोडक्ट साइड में किसके पास है? सिल्वर क्लोराइड के पास है। ओके, सो बेसिकली आपका HCl के पास कितना Cl है? कितना क्लोरीन है? 2 आइटम है क्लोरीन का, तो 2 लिख दिया। नेक्स्ट, प्रोडक्ट साइड में सिल्वर क्लोराइड के पास कितना है क्लोरीन? 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिया। 1 को 2 बना दिया, कैसे किया? इंटू 2 करके 2 का फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो इक्वेशन क्या बन गया आपका? Ag plus 2HCl will give you 2AgCl along with हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि here the number of silver atom यानी Ag atom in both the side is not same, therefore to equalize them replace Ag with 2Ag। आ रही बात समझ में? ठीक है, आप Ag को क्या कर दो? 2Ag से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब रिप्लेस कर दो, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, अगर इक्वेशन बैलेंस हो गया, स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है कि इक्वेशन जो आपका बैलेंस हो चुका है उसको फाइनली एज इट इज लिख दो। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल इक्वेशन क्या बना? 2Ag plus 2HCl will give you 2AgCl plus H2 गैस। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। आई होप आपको समझ में आया कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे सब क्वेश्चन डी की तरफ। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं सब क्वेश्चन डी के बारे में। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, जिसमें सब क्वेश्चन डी में हमें दे रखा है दैट इज NaOH combines with H2SO4 और प्रोडक्ट क्या दे रहा है आपका? दैट इज Na2SO4 along with H2O। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन दे रखा है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये बैलेंस है कि अनबैलेंस इक्वेशन है, कौन सा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे सोडियम कितना है? रिएक्टेंट साइड में 1 और यहाँ पे कितना है? 2 है कि नहीं? प्रोडक्ट साइड में 2 है। तो यार हमें क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो इक्वेशन है ये कैसा है? अनबैलेंस इक्वेशन है कि नहीं? तो आ रही बात समझ में? तो इसको क्या करना पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है कि आप एज इट इज इक्वेशन को लिख दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है कि राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। इस तरीके से मैंने टेबल बना दिया, सारे नंबर ऑफ एटम्स लिख दिया। आ रही बात समझ में? ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप नंबर, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, आपको याद है ना? क्या लिखना पड़ेगा? सिंस नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू that of product, hence it is an unbalanced equation। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है? आपको यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ किसके साथ बैलेंस किया हमने? देखो ध्यान से, टू बैलेंस सोडियम एटम। अब सोडियम में क्यों पिकअप किया? क्योंकि याद करो हमें एक रूल था स्टेप नंबर 3 में कि आप ऐसे एटम को पिकअप करोगे जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है कि नहीं? ऐसे कंपाउंड को पिकअप करोगे जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है कि नहीं? ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, आपने क्या पिकअप किया? दैट इज सोडियम। तो हम सोडियम को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। यहाँ पे क्या किया? सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में कितने हैं और किसके पास है? NaOH के पास है। देखो ध्यान से, NaOH के पास Na है कि नहीं? Na कितना है? लेकिन 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखा। और प्रोडक्ट साइड में Na2SO4 के पास है Na और कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अभी यहाँ पे हमने क्या किया? 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे बेसिकली आपका इक्वेशन क्या बन गया? द इक्वेशन बिकम्स 2NaOH along with 2H2SO4 will give you Na2SO4 plus H2O। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन हो गया, हमारा इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है क्या? यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है कि नहीं? रिएक्टेंट साइड में 4 है, हमारे प्रोडक्ट साइड में कितने? 2 है, तो यहाँ पे भी अभी भी एक अनबैलेंस इक्वेशन है। यहाँ क्या करोगे? नाउ टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम, अब क्या करेंगे? फिर से हमारा टेबल बनाएंगे, है कि नहीं? यहाँ पे क्या होगा? रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन किसके पास है? H2SO4 के पास है और NaOH के पास है कि नहीं? तो उसको यहाँ पे लिख दिया, और कितने हैं टोटल? 4 है, तो यहाँ 4 लिख दिया। नेक्स्ट,
प्रोडक्ट साइड में किसके पास है, वाटर के पास है, और कितने हैं, 2 है, तो 2 लिख दिया हमने। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, और इक्वेशन क्या बन गया, द इक्वेशन बिकम्स 2NaOH प्लस H2SO4 will give you Na2SO4 plus 2H2O। ये आपका फाइनल इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोलोगे, here the number of atoms of reactant is equal to number of atoms of product, therefore it is a balanced equation। अरे बात समझ में, अगर आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया तो स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है कि आपका जो फाइनल बैलेंस इक्वेशन है उसको एज इट इज आप क्या करो, लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फाइनल बैलेंस इक्वेशन क्या लिखा, 2NaOH plus H2SO4 will give you Na2SO4 plus 2H2। अरे बात समझ में, ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अरे बात समझ में, ठीक है, ऑलराइट। तो इस तरीके से आपको लिखना था। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहते तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है दैट इज आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है कि नहीं। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल दे रखा है, 4 टाइप के रिएक्शन दे रखे हैं, हमें आइडेंटिफाई करना। तो बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन हमें पता है ऑलरेडी क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर बेसिकली हीट आप एब्जॉर्ब करवा रहे हो, सो दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जहाँ पे हीट रिलीज हो रही है कि नहीं, गिवन आउट हो रही है, सो दैट इज नथिंग बट योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो आंसर इस तरीके से हमें सबसे पहला रिएक्शन दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है दैट इज HCl कंबाइंस विद NaOH। क्या यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, NaCl प्लस H2O यानी वाटर अलॉन्ग विद हीट। यहाँ देखो हीट रिलीज हो रही है, हीट अगर आपको पता है प्रोडक्ट साइड में तो क्या है बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना यहाँ तक, ऑलराइट। नेक्स्ट क्या दिया आपका सेकंड वाला, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास दिया है 2 KClO3 सॉलिड स्टेट में है, जो कि आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, हीट करना पड़ रहा है, मतलब आप हीट सप्लाई कर रहे हो, है कि नहीं। तो इन दैट केस आपका ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एंडोथर्मिक, है कि नहीं। यहाँ प्रोडक्ट क्या बना, 2 KCl सॉलिड में अलॉन्ग विद 3O2 गैस यानी 3 ऑक्सीजन गैस, है कि नहीं। तो ये क्या है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्या दिया है थर्ड वाले में, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर यानी कि H2O। प्रोडक्ट क्या दे रहा है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद हीट, है कि नहीं। हीट देखो प्रोडक्ट साइड में है, प्रोडक्ट साइड में है, रिलीज हो रहा है, मतलब क्या है ये, इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है कि नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट फोर्थ वाला क्या दिया आपको, फोर्थ वाले में हमें दे रखा है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड स्टेट में, आप उसको हीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड अलॉन्ग विद CO2, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ से आपने हीट प्रोवाइड किया है, मतलब कंपाउंड आपको क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। इन दैट केस कौन सा रिएक्शन, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, है कि नहीं। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको लिखना है कि नहीं, बहुत ही इजी है। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। इसमें हमें दे रखा है दैट इज मैच द कॉलम इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें टेबल दे रखा है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना रखा है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉलम में दे रखा है रिएक्टेंट, दूसरे में दे रखा है प्रोडक्ट, और लास्ट में हमें दे रखा है दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली हमें सारे रिएक्शन पता है ऑलरेडी। जिसमें सबसे पहला वाला क्या दे रखा है दैट इज बेरियम क्लोराइड कंबाइन कर रहा है जिंक सल्फेट के साथ। तो प्रोडक्ट क्या देगा यार, ऑब्वियस सी बात है, देखो ध्यान से, बेरियम सल्फेट देगा और जिंक क्लोराइड देगा, है कि नहीं। तो ये आपका क्या बनेगा, रिएक्शन बनेगा। ठीक है, और एक कौन से टाइप का रिएक्शन है, देखो ध्यान से, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट। और हमें पता है प्रेसिपिटेट कौन से रिएक्शन में बनता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बनता है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे फर्स्ट का, तो यहाँ पे लिखिए ऐसा आंसर, सबसे पहला वाला आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट का आंसर क्या है, फर्स्ट का आंसर है आपका थर्ड वाला, है कि नहीं। नेक्स्ट, और फिर क्या आंसर है आपका थर्ड का, क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, दैट इज D1। अरे बात समझ में, फर्स्ट का आंसर हो गया, ये पैर बन गया आपका। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है, दैट इज 2AgCl। 2AgCl मतलब क्या, सिल्वर क्लोराइड, है कि नहीं, जो कि सॉलिड स्टेट में।
अब ये देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या मैच करना है, ये देखो ध्यान से ब्रेक डाउन हो जा रहा है 2Ag प्लस Cl2 गैस के अंदर है कि नहीं। तो देखो ध्यान से डिकम्पोज हो जा रहा है, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो ध्यान से सिंगल रिएक्टेंट है, एक सिंगल रिएक्टेंट है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, मतलब कौन सा रिएक्शन है आपका, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, दैट इज सेकंड का आंसर। यहाँ पे आपका क्या बना, फोर्थ वन। नेक्स्ट इसको फर्दर लेके जाएंगे, क्या आ रहा है आपका थर्ड वाला। आधी बात समझना, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्या रखा है, कॉपर सल्फेट जो कि कंबाइन कर रहा है आयन के साथ, और ऑब्वियसली बात है क्या प्रोडक्ट बनाएगा, Fe सल्फेट यानी आयन सल्फेट अलॉन्ग विद कॉपर। यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है सॉलिड स्टेट में, है कि नहीं। ऑलराइट, तो देखो यहाँ से कौन से टाइप का रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, कॉपर भी एक मेटल है, आयन भी एक मेटल है, बट आयन जो कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, उसने क्या किया, कॉपर का प्लेस ले लिया, यानी कि क्या किया, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट का प्लेस ले लिया, यानी कि आपका क्या इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए ऐसा, यहाँ पे लिखते हैं। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड का आंसर इज सेकेंड वन। नेक्स्ट और क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, करेक्ट है यहाँ तक, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या दिया आपका H2O जो कि कंबाइन कर रहा है CO2 के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से, आपका कार्बोनिक एसिड बन रहा है, क्या बन रहा है, दैट इज H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड जो कि एक्वस स्टेट में। और देखो ध्यान से, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, कंबाइन करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। तो कौन सा रिएक्शन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे लिखिए ऐसा, फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका फोर्थ का आंसर इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट फर्स्ट का आंसर इज B1। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैच द फॉलोइंग करना था। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने बात किया एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। हमने सॉल्व किए एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 3 दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ के नोट्स चाहिए, मतलब लेक्चर्स के नोट्स चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर सकते हो, ठीक है। वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।